नमस्ते बच्चों। हमारा आज का पाठ है कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 में से फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखी गज़ल। फिराक गोरखपुरी की 2 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में हैं, जिसमें पहली है रुबाइयाँ, जो कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिराक गोरखपुरी की कविता गज़ल। गज़ल भाग 1 हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फिराक गोरखपुरी जी का जीवन परिचय। फिराक गोरखपुरी उर्दू फारसी के जाने माने शायर थे। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में हुआ। इनका मूल नाम रघुपति साहेब फिराक था। इन्होंने राधा कृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। बाद में अरबी, फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण की। 1917 ईस्वी में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित भी हुए, किंतु स्वतंत्रता आंदोलन के कारण इन्होंने 1918 में इस पद से त्यागपत्र दे दिया। आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण सन 1920 में इन्हें 1.5 वर्ष की जेल भी हुई। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के अध्यापक भी रहे। इन्हें गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला। 1938 में इनका देहावसान हो गया। इनकी रचनाएं गोरखपुरी जी ने शायरी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए। इनकी कृतियां अनेक महत्वपूर्ण हैं। उर्दू शायरी साहित्य का बड़ा हिस्सा रूहानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर कर सामने आए हैं। नज़ीर अकबराबादी, इल्ताफ़ हुसैन हाली और कुछ शायरों ने इस परंपरा को तोड़ा है। फिराक गोरखपुरी भी उनमें से एक हैं। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तलख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर उन्होंने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया। भाषा शैली उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए प्रसिद्ध है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं। यह एक तरह का संवाद होता है। मीर गालिब की तरह फिराक ने भी इस शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। तो गज़ल में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने गज़ल में क्या लिखा है। रुबाइयों की तरह फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इस गज़ल में दर्द और पीड़ा के साथ साथ शायर की ठसक भी अंतर्निहित है। इस गज़ल के माध्यम से शायर कहता है कि लोगों ने हमेशा उस पर कटाक्ष किए और साथ ही उसकी किस्मत ने भी कभी उसका साथ नहीं दिया। गम और उसके साथ हमेशा रहे। उसे लगता है कि जैसे रात का सन्नाटा उसे बुला रहा हो। शायर कहता है कि इश्क वही कर सकता है जो अपना सब कुछ खो देता है। जब शराबी शराब पिलाते हैं और उसे अपनी प्रेमिका की याद आ तो उसे अपनी प्रेमिका की याद आ जाती है। अंतिम शेर में भी वह यह स्वीकार करता है कि उनकी गज़लों पर मीर की गज़लों का प्रभाव है। तो सबसे पहले उनके गज़ल का पहला शेर, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। तो जिस तरह से ये नाजुक पंखुड़ियाँ हैं फूलों की,
ये आगे शायर बताएगा कि किस तरह से ये अपनी पंखुड़ियाँ खोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके शब्दार्थ। नौरस, नौ यानी कि नया, नया रस। गुच्छ, गुच्छ मीन्स गुंचे, गुंचे मीन्स कली। नाजुक मीन्स कोमल। गिरह, गिरह मीन्स होता है बंधन, जैसे गांठें खोली जाती है, गुत्थियाँ गांठें जैसी होती हैं। बू यानी कि खुशबू। गुलशन बाग बगीचा। पर तोलना, पंख फैलाकर उड़ना। तो इसका प्रसंग हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यह शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से संकलित गज़ल से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी हैं और इस शेर में बसंत ऋतु का उन्होंने वर्णन किया है। कवि कहता है कि बसंत ऋतु में नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियाँ अपनी गांठें खोल रही हैं। बसंत ऋतु में नए रस से भरी हुई कलियों की कोमल जो पंखुड़ियाँ हैं, ये जैसी फूलों की पंखुड़ियाँ हैं, ये अपनी गांठें खोल रही हैं। वे धीरे धीरे फूल बनने की ओर अग्रसर हैं। कहने का अभिप्राय है कि जब छोटा फूल की पंखुड़ियाँ बंद होती हैं तो कलियाँ कही जाती हैं। जब वो फूल बनने की ओर अग्रसर होती है तो धीरे धीरे उन्हीं छोटी छोटी कलियों को फैला लेती हैं। ऐसा लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों ही, मानो इस फूल के रंग और सुगंध दोनों ही आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हों। जिस तरह से एक पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता है ऊपर उड़ने के लिए, उसी तरह से जब एक कली फूल बन जाती है तो ऐसा लगता है कि वो वातावरण में अपनी खुशबू बिखेरने के लिए तैयार है और अपने पंखों को फैलाकर आकाश में उड़ जाना चाहती है। कहना चाहते हैं कवि इसमें कि बाग में कलियों के खिलते ही उसमें पूरे बाग में सुगंधी फैल जाती है। इसका काव्य सौंदर्य विशेष रूप से प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। उर्दू और फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रसाद गुण है, बिंब योजना है, संदेह अलंकार है। मानो, मानो ऐसा लगता है जैसे संदेह है कवि को, संदेह अलंकार है। रंग और खुशबू पर मानवीय क्रियाओं के आरोपण के कारण इसमें मानवीकरण अलंकार है। देखो, रंग और खुशबू उड़ नहीं सकती है, वो फैलती है वातावरण में, उसका हमें आभास होता है, हमें उड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन कवि ने रंग और खुशबू को उड़ता हुआ दिखाया है, मनुष्य की तरह, एक पक्षी की तरह। तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। अगला शेर है, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में आंखें, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। अब इसमें कवि कहना चाहता है, इसमें उन्होंने रात के सन्नाटे का वर्णन किया है और तारों के सौंदर्य का वर्णन किया है। देखो, रात में तारे का जो रात के सन्नाटे में ये तारों का सौंदर्य है, कितना सुंदर लगता है। आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो इसमें कवि कहना चाहता है कि रात ढल रही है, अब तारे भी आंखें झपका रहे हैं। सबसे पहले इनके शब्दार्थ भी देख लीजिए। बंद करते और खोलते, जर्रा जर्रा, कण कण, एक एक कण। शब मीन्स होता है रात, सन्नाटा मौन, चुप्पी। कहते हैं कि रात ढल रही है, अब तारे भी आंखें झपका रहे हैं। इस समय सृष्टि का कण कण सो रहा है और शांत है। कवि कहना चाहता है कि हे मित्रों, रात में पसरा हुआ यह सन्नाटा ऐसा लगता है कि कुछ कह रहा है,
अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है, अपना दुख व्यक्त कर रहा है। कवि को ऐसा लगता है कि ये सन्नाटा उन्हें कुछ कह रहा है। तो विशेष रूप से देखिए इसका काव्य सौंदर्य, प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण किया गया है। उद्दीपन रूप, प्रकृति जो आभा बिखेरती है और सुंदरता बिखेरती है, वो कहाँ से उत्पन्न होती है? ये होता है उद्दीपन रूप। जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सन्नाटे का बोलना, इसमें मानवीकरण अलंकार है तथा विरोधाभास अलंकार भी है। मानवीकरण इसलिए कि सन्नाटा बोलता नहीं है, केवल आभास होता है। विरोधाभास, सन्नाटा, एक तरफ तो सन्नाटा कह रहे हैं चुप्पी, और दूसरी तरफ बोलना, तो विरोधाभास अलंकार है। तारों का भी मानवीकरण किया गया है और उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो इसमें से प्रश्न बनते हैं, रात के समय का दृश्य कैसा है? इसके उत्तर में आप कह सकते हैं कि रात का जो वातावरण होता है वो शांत है। आकाश में तारे झपकते हुए से लगते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रात का वातावरण तो शांत है, लेकिन तारे जो है वो आंखें झपका रहे हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, इसमें दूसरा प्रश्न है कि जर्रा जर्रा में जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, हाँ, प्रश्न इसका है, शब में कौन बोलता है और कैसे? शब मीन्स होता है रात। रात के समय में वातावरण बोलता है, यानी कि सन्नाटा बोलता है। रात के समय में वातावरण शांत है, सारी सृष्टि शांत है और ऐसा लगता है कि सन्नाटा बोल रहा हो। इस समय चुप्पी की आवाज़ भी सुनाई देती है। रात का समय कैसा है? अगला प्रश्न बनता है कि हाँ, प्रश्न है कि रात के समय में ज़र्रा ज़र्रा चुप क्यों है? क्या अर्थ है इसका? रात के समय में सारी सृष्टि शांत हो जाती है, चुप हो जाती है, ऐसा लगता है हर कोई सो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि किसे संबोधित कर रहा है तथा क्यों? कवि रात रूपी दोस्तों को, अपने दोस्तों को संबोधित कर रहा है और बताता है कि रात को खामोशी भी बोलती हुई सी दिखाई देती है। अपने दोस्तों को ये बताना चाहता है कि रात के समय में खामोशी जो सन्नाटा है वो भी बोलता हुआ सा दिखाई देता है। तो इस तरह से ये थे इस शेर के प्रश्न उत्तर। आप इन दो शेरों को दोबारा से रिवाइज़ कीजिए, इनके प्रश्न उत्तर पढ़िए और अगले वीडियो में, अगले भाग में हम पढ़ेंगे इनके अगले शेर। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।